हेलो। नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज चलेंगे जो हमारा पार्ट नंबर सेकंड है, पार्ट टू ऑफ एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 is that of today, question number 21. Which of the following is not a rotary pump? तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा आपका रोटरी पंप नहीं है। देखिए, गियर पंप क्या होता है? रोटरी पंप होता है। वैन पंप आपको रोटरी पंप होता है जिसमें वैन लगे होते हैं। स्क्रू पंप भी आपका रोटरी पंप होता है, उसमें स्क्रूइंग मोशन होता है आपका। और जो एक्सियल पंप होता है ये आपका रोटरी पंप नहीं होता। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट question number 22 is that a venturimeter is used to measure flow of fluid in pipe when pipe is। तो देखिए, जो हमारा वेंचुरीमीटर होता है, मैं आपको बता दूं वेंचुरीमीटर कैसा होता है, थोड़ा सा देख लीजिए डायग्राम से। वेंचुरीमीटर आपका कैसा होता है जिसमें आपका ये कन्वर्जेंट यहाँ थ्रोट होता है और ये डाइवर्जेंट पोजीशन होती है। ठीक है, ये इसका सेंटर होता है। तो इसका जो प्रेशर डिफरेंस है वो हम लोग मेजर करते हैं आपका थ्रोट पर, यहाँ थ्रोट पर, और ये आपके मेन पाइप पर। तो इनके बीच में जो आपका डिफरेंस होता है इनके लेवल का, दैट डिफरेंस विल यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसका यूज होता है, एच का यूज करते हैं हम लोग डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा वेंचुरीमीटर किसी भी पोजीशन में हो, इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन हमारी चाहे आपका कोई पाइप हॉरिजॉन्टल हो, चाहे आपका कोई पाइप वर्टिकल हो, ठीक है, चाहे कोई आपका फ्लो अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, सारे केस में आपका वेंचुरी मीटर आपका काम करेगा और उस पर जो बर्नौली इक्वेशन है वो भी काम करेगा। सो दैट्स वाई वी कैन से द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज दैट हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज यूज्ड फॉर हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज यूज्ड फॉर हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का यूज किस लिए किया जाता है? तो देखिए, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर जो होता है वो क्या होता है, एक आपका प्रेशर हॉज होता है, प्रेशर रिजर्वायर होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उसमें जो है आपका कोई फ्लूइड को कंप्रेस करके इसमें आपका स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो विल बी राइट आंसर। तो क्या होता है? सप्लाइंग एनर्जी वेन मेन सप्लाई फेल। तो इसका हम यूज क्या करते हैं? हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। हम लोग इसमें पहले आपका फ्लूइड स्टोर कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट फ्लूइड विल बी यूज्ड आफ्टर दैट, जब हमें उसकी सप्लाई करनी हो कहीं पर। ठीक है, यदि कहीं पर आपका सप्लाई की जा रही हो तो अचानक से यदि वो फेल हो जाए तो ऐसे टाइम पर आपका हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में जो एकत्रित फ्लूइड है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मुख्य आपूर्ति के असफल होने पर ऊर्जा की आपूर्ति करने का काम हमारा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर करता है। क्वेश्चन नंबर 24। डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज प्रेशर मापने के लिए कहाँ किया जाता है, हम ये बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता कैसा है देख लीजिए पहले। ये होता कैसा है कि ये आपका कोई दो पाइप हैं, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। ठीक है, और इन दोनों पाइपों में आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इनमें आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो अब इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इन पाइपों के बीच में यदि मुझे प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो,
इन पाइपों के बीच में मुझे प्रेशर डिफरेंस मेजर करना हो तो आई हैव टू यूज अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। और ये मैनोमीटर कैसा होगा? डिफरेंस क्रिएट करने वाला। कैसा होगा? डिफरेंस क्रिएट करने वाला, इस तरीके का। ठीक है, तो दैट डिफरेंस मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका जो है यूट्यूब मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है आपका यूट्यूब और एक होता है आपका इन्वर्ट यूट्यूब। ठीक है, तो इन्वर्ट यूट्यूब का हम यूज करते हैं जब हमारा प्रेशर नेगेटिव हो वहाँ मेजर करने के लिए। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए कि इसका जो यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं, कोई डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is that yes, the total pressure force on a plane area is equal to the area multiplied by the intensity of pressure at centroid if the area is horizontal, if area is vertical, if area is inclined। तो देखिए मैं आपको बात करूं कि जब हमारा कोई फ्लूइड होता है, ठीक है, ये फ्लूइड का लेयर है और यहाँ मेरा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे हो सकता है कि वर्टिकल पोजीशन में हो और हो सकता है कि वो किसी इंक्लाइंड पोजीशन में हो। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ हमारा वो लिक्विड है, जिस लिक्विड में हमारा जो फ्लूइड है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डूबा हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी की, बात करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी की। तो उस केस में क्या होता है कि हमें यहाँ पर जो प्रेशर है इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर, या इसके सेंटर पर, ठीक है, या इसके सेंटर पर, वो मेजर करना होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला यूज करते हैं ये प्रेशर मेजर करने का, यहाँ तक का ये वाला। तो फार्मूला आपका होता है P इक्वल टू रो जी ए एक्स बार। ठीक है, तो ये एक्स बार का यूज क्या है, एक्स बार का यूज करते हैं हम लोग कि जो आपकी फ्री लेयर है वहाँ से आपका जो सेंट्रल पॉइंट है बॉडी का, उसकी डिस्टेंस का मेजरमेंट। ठीक है, तो ये एक्स बार का वैल्यू हमारा, हम लोग चाहे आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हो, चाहे वो आपकी वर्टिकल कंडीशन में हो, और चाहे वो इंक्लाइंड कंडीशन में हो, तीनों के केस में एक सी ही रहेगी। सो दैट द राइट आंसर विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि ये ए बी सी तीनों ही केस के लिए एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 26 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 इज दैट अ पीस वेटिंग 3 किलोग्राम इन एयर, 3 किलोग्राम इन एयर was found to weight 22.5 किलोग्राम when submerged in water। तो किसी बॉडी का जो वेट है या किसी पीस का जो वेट है आपका, हवा में उसका 3 किलोग्राम है और पानी में जैसे डुबोया बना है उसका वेट 2.5 किलोग्राम हो गया। तो इसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग जब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की तो आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल हमें याद आना चाहिए। आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपकी बॉडी में वेट में कमी आई है, ठीक है, वो आपके बॉडी के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होगी। ठीक है, तो याद रखना, तो टुकड़े का जो हवा में भार है वो कितना है, एयर वेट कितना है, एयर में वेट कितना है, वो आपका है 3 किलोग्राम। ठीक है, और वाटर में कितना है, वाटर में है 2.5 किलोग्राम। ठीक है, तो अब आपका जो कमी आई है, जो आपकी कमी आई है वो कितनी आई है आपकी, वो आपकी आई है 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम। ठीक है, तो 0.5 किलोग्राम क्या होगा, अब इसको हमें मेजर करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आपका होता है ठोस का वायु में भार बट्टे ठोस का पानी में भार में आई कमी का जो रेशियो होगा, दैट विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एस पी जी आर विल बी द आंसर, विल बी द weight of air, weight in air
वेट इन एयर डिवाइड बाई कमी, जो कमी आई आपकी वेट में आई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, 3 किलोग्राम अपॉन 0.5। तो आपका आंसर क्या आ गया, 6। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, इट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 इज दैट, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन को मैं, ये लीजिए, थोड़ा बड़ा हो गया, विजिबिलिटी हो गई अब इसकी। ठीक है, तो श्यानता गुणांक का आयाम क्या होता है, तो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसके जो वैल्यू है या हम उसकी जो यूनिट मालूम होनी चाहिए। तो देखिए आपकी जो विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट आपकी होती है इसकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा, देखिए न्यूटन का मतलब होता है फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन होता है आपका फोर्स का यूनिट। तो फोर्स का क्या होता है, F बराबर ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या हो गया, m हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, L/T2 इनवर्स। ठीक है, ये आपका हो गया किसका, न्यूटन का, इनटू अब आपका सेकंड का आता है। सेकंड का क्या होगा, टाइम का मतलब t हो गया, अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। ठीक है, L का स्क्वायर। तो मैं सॉल्व करूँगा ऐसे यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से एक 1 टाइम गया आपका, तो इन्वर्स बचा यहाँ पे सिर्फ, और ये L से गया आपका 1 टाइम, तो यहाँ एलिमेंट्स होएगा। तो आप ये आपका आंसर हो जाएगा M L इनवर्स T इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आप देखिए कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर जो 1 है शायद वो आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, 28 मतलब। क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। अ लिक्विड कंप्रेस्ड इन सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.04 मीटर क्यूब एट 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ वॉल्यूम ऑफ 0.039 मीटर क्यूब एट 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इज। देखिए बल्क मॉडुलस जो आपका होता है उसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है बल्क मॉडुलस का, मैं आपको बता दूं इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है आपका K इक्वल टू माइनस dP/dV/V, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो dV/V का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ क्या होगा, डिफरेंस इन प्रेशर। तो मैं लिख सकता हूँ इसे यहाँ पर कि माइनस P2 माइनस P1 अपॉन V2 माइनस V1 अपॉन V1। ठीक है, तो जब मैं इसमें सारी वैल्यू अप्लाई करूँगा, आप अप्लाई कीजिए इसमें सारी वैल्यू, देखिए करते हैं अप्लाई। तो ये आपका K की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, K इक्वल टू माइनस, ये आपका 150 दिया हुआ है पहला प्रेस, सेकेंड प्रेस आपका जो प्रेशर है P2 की वैल्यू 150 दी हुई है, 150 माइनस 50। ठीक है, P1 आपको 50 दिया हुआ है, P2 सॉरी हाँ P1 आपको 50 दिया हुआ है, अपॉन V2 की वैल्यू कितनी दी है, 0.039 माइनस, और V1 कितना दिया हुआ है आपको 0.04,
0.04 डिवाइड बाई V1 0.04। सॉल्व किया होगा आपने, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू आएगी इसकी 4/001। तो किसकी इक्वल हो गया आपका 4000 के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 4000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जी आप जो आपका बी है इसमें, इट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग एयर व्हेन द कंप्रेशन इज। तो संपीड़न होने पर जो वायु के संपीड़न में अधिकतम कार्य किया जाता है वो किस कंडीशन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है सबसे पहला आइसोथर्मल, दूसरा आइडियाबैटिक, तीसरा पॉलीट्रोपिक, चौथा आपका नन ऑफ दीज। तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम वर्क डन उसका अधिक होगा। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन उसका सबसे अधिक होगा। तो ऐसे केस में हम याद रखते हैं हमेशा कि जो हमारा पीवी डायग्राम है, जो हमारा पीवी डायग्राम है, ये पी और वी ले लिया मैंने, पी और वी। ठीक है, तो यहाँ आपका सबसे पहला ऑप्शन क्या आ गया, सबसे पहला आपका आ गया आइसोथर्मल, दूसरा आपका है आइडियाबैटिक, तीसरा आपका है पॉलीट्रोपिक। तो देखिए आइसोथर्मल का स्लोप ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है आइसेंट्रोपिक का स्लोप, और उसके बाद आता है हमारा आइडियाबैटिक का स्लोप। ठीक है, तो यदि हम इसका एरिया मेजर करने लगे तो देखिए ये आपका पहला है किसका, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेकेंड किसका है आपका PV की पावर n, तीसरा क्या है आपका PV की पावर गामा इक्वल टू C। ठीक है, तो अब इस केस में किसका सबसे ज़्यादा एरिया होगा, एरिया आपका सबसे ज़्यादा किसका होगा, एरिया आपका सबसे ज़्यादा होगा आइडियाबैटिक प्रोसेस का, क्योंकि आइडियाबैटिक प्रोसेस का एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो उसका वर्क डन ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो बी है वो आपका आंसर बी होगा इसमें। ठीक है, तो आइडियाबैटिक क्या होगा आपका, आइडियाबैटिक में सबसे ज़्यादा आपका वर्क डन होता है, आइडियाबैटिक प्रोसेस में आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, तो शायद विजिबल है, क्वेश्चन नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, सिंपल सा है। सरफेस टेंशन क्या होता है कि कोई दो सरफेस, सरफेस टेंशन क्या है, तो तरल की सतह पर यदि किसी एक बहुत छोटी लाइन खींची जाए और उस लाइन के लंबवत यदि कोई बल कार्य करता है, बल होता है, तो उसे ही आपका सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो अब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो सतह की किसी भी रेखा के लंबवत जो आपका इंटरफेस पर वर्क कार्य करता है, नॉर्मल वर्क फोर्स काम करता है, तो दैट विल बी द सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है इन स्टैटिक फ्लूइड, स्थैतिक तरल में, स्थैतिक तरल में क्या क्या होता है। देखिए स्थैतिक तरल जो आपके होते हैं जिनमें आपका कोई आपका शियर फोर्स कार्य नहीं करता है और कोई आपका कंप्रेसिव फोर्स कार्य नहीं करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो आपका फोर्स होते हैं वो ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट इन दीज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो दीज आर और नोन एज स्टैटिक फ्लूइड्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन अ पाइपिंग सिस्टम इज, देखो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन को, हाँ, व्हेन अ पाइपिंग सिस्टम इज मेड अप primarily of vertical lift and very little pipe friction, the pump characteristics should be। तो यदि हम लोग कोई एक पाइपिंग सिस्टम के लिए वर्टिकली लिफ्ट करने के लिए वाटर को या किसी फ्लूइड को
और हम लोग बहुत कम पाइप फ्रिक्शन रखना चाहते हैं, तो उसकी जो अभिलक्षणता होगी, मतलब उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो वो क्या होंगी। तो देखिए, जब हम पाइपिंग सिस्टम को वर्टिकली बहुत कम फ्रिक्शन में बनाया जाता है तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, वो होती है स्लोप, हाई स्लोप वाली। तो हमारे जहाँ जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, अत्यधिक ढालुई, तीव्र ढालन वाला। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, जैसे वर्टिकल बना रहे हैं हम लोग कोई पाइप, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम स्लोप है ना आपका, यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप है ना आपका, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा बार कर लेता हूँ उसको। A block of ice floating over water in a vessel slowly melt in it. The water level in the vessel will be। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कोई ये वाटर लेवल है और यहाँ मेरा कोई इसमें एक आइस क्यूब पड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इस वाटर लेवल में, इस वाटर में जो इस यदि में कोई आइस क्यूब डाला हुआ है, तो आइस क्यूब डालते टाइम जो आइस क्यूब का वॉल्यूम होगा, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम या आइस क्यूब का जो वेट होगा, उतना ही वेट का वॉल्यूम, उतनी वेट का जो लिक्विड है आपका, उतनी वेट का जो आपका वाटर है वो डिस्प्लेस किया होगा आपके इस आइस क्यूब ने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यदि उसने ऐसा ही किया है, ठीक है, यदि ऐसा होता है तो यदि जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसका वेट भी आपके हटाए गए वेट के इक्वल होगा। इसका मतलब इसके जो लेवल है, इसका जो लेवल है, इसके लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा, तो विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप इम्प्लाइज दैट इज, पंप की जो निम्न विशिष्ट गति जो होती है वो क्या दिखाती है। देखिए, पंप की जो निम्न गति स्पीड होती है वो दिखाती है आपको, किसकी दिखाती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है, वो स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो सबसे कम होती है। फार्मूला स्पेसिफिक स्पीड का होता है एन एस इक्वल टू कैपिटल एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/2। ये आपका फार्मूला होता है आपका स्पेसिफिक स्पीड का। ठीक है, तो ये आपका जो सबसे कम किस में होती है, सबसे कम होती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ठीक है, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो सबसे कम आपका मैक्सिमम होता है हेड, और डिस्चार्ज आपका सबसे मिनिमम होता है इस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बात कर लेते हैं। फॉर अ पंपिंग विस्कस ऑयल, थोड़ा बड़ा करता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा। ठीक है, फॉर पंपिंग विस्कस ऑयल विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज विल बी यूज्ड। तो विस्कस ऑयल को पंप करने के लिए जो पंप यूज की जाती है, जनरली हम लोग हमेशा याद रखेंगे ये चीज़ कि वो हमारी होती है स्क्रू पंप। कौन सी पंप होती है, स्क्रू पंप। जब भी हमें विस्कस ऑयल का फ्लो करना होगा तो उसके लिए हम लोग पंप यूज करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, हमेशा स्क्रू पंप यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्वेश्चन नंबर आपसे बोल रहा है इम्पल्स टरबाइन इज यूज्ड फॉर। तो इम्पल्स टरबाइन का यूज कहाँ करते हैं। देखिए, इसके लिए एक टेबल बनाई हुई है मैंने, वो आप टेबल देख लीजिए एक बार। ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्प करेगी और इससे कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस टेबल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये क्या लिख रहा है इसमें, इसमें लिखा हुआ है टरबाइन, टरबाइन का प्रकार और हेड। तो यहाँ पूछ रहा है इम्पल्स टरबाइन इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ हम बात करें इम्पल्स टरबाइन की, तो इम्पल्स टरबाइन आपकी सबसे पहले कौन सी है, पेल्टन टरबाइन इम्पल्स टरबाइन होती है। और जो इसका हेड है, ठीक है, जो इसका हेड है वो कितना होता है, 300 से 2000 मीटर तक होता है, 300 से 2000 मीटर तक होता है। ठीक है,
और इसका प्रवाह होता है वो कैसा होता है आपका टेंजेंशियल फ्लो होता है। और इसका जो आपका विसर्जन है, इसका जो डिस्चार्ज है वो लो होता है, निम्न होता है, मिनिमम होता है। और इसका जो स्पीड रेशियो है दैट इज 0.43 टू 0.48। तो according to this table we can say that the right answer will be of this question option number B। ऑप्शन नंबर will be the right answer। ठीक है, किसके लिए यूज होती है आपकी इम्पल्स टरबाइन? हाई हेड के लिए। और जो रिएक्शन टरबाइन होती हैं वो आपकी होती हैं मीडियम हेड के लिए। और जो आपकी रिएक्शन टरबाइन एक और होती हैं जो जिनमें हमारा फ्लो होता है एक्सियल फ्लो, वो आपकी होती हैं हाई हेड टरबाइन। ठीक है, वैसे आप सिंपल याद रखें तो बोल सकते हो कि इम्पल्स टरबाइंस आर नॉन एज ठीक है हाई हेड टरबाइन, और जो आपके रिएक्शन टरबाइन होती हैं वो दी आर नॉन एज लो हेड टरबाइन। ओके 37 आइडियल फ्लूइड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आइडियल फ्लूइड का क्वेश्चन जनरली पूछ ही लिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा इसको। कभी थर्मल से या कभी इससे आइडियल फ्लूइड पूछ लेते हैं। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड आपका वो फ्लूइड होता है जिसमें फ्लो करते टाइम ना तो कोई फ्रिक्शन हो और ना ही उसमें कोई आपका कंप्रेसिविटी हो, ना वो कंप्रेस हो। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, परफेक्ट गैस के सिमिलर होता है, इससे मतलब नहीं है हमें। न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ जो फॉलो करते हैं वो आपके विस्कस फ्लो होते हैं, विस्कस फ्लूइड होते हैं, नॉट आइडियल फ्लूइड। और वेरी विस्कस ये सब हमारा काम का नहीं है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 38 द रेशियो ऑफ पावर, बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन को। The ratio of power produced by the turbine to the energy actually supplied to the turbine is called। देखिए, कोई भी टरबाइन के थ्रू आपकी जो जनरेशन पावर है उसके साथ यदि हमारी आपूर्तित पावर का अनुपात यदि किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये आपकी होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। जब हम कभी ओवरऑल एफिशिएंसी निकालते हैं ऐसा करके, ओवरऑल एफिशिएंसी निकालते तो क्या होता है हमारा टोटल पावर टोटल जनरेट पावर अपॉन टोटल अप्लाइड पावर। ठीक है, ये हम फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। ठीक है, और ये आपको हो गया ओवरऑल एफिशिएंसी। यदि मैकेनिकल एफिशिएंसी होता तो मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला होता है आपका शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। और यदि आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होता तो फॉर्मूला होता है आपका रनर पावर अपॉन वाटर पावर। याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 इज दैट कि लेमिनार फ्लो के लिए आपका रेनॉल्ड नंबर कितना होता है? लेमिनार फ्लो के लिए आपका रेनॉल्ड नंबर कितना होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका फॉर्मूला आपका होता है रो वी डी अपॉन म्यू, आर ई इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। यहाँ रो क्या आपका डेंसिटी है, वी क्या वेलोसिटी, डी क्या है आपका डिस्टेंस जो फ्लूइड की थिकनेस है वो, और म्यू क्या है आपका विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो जो इसका रेंज है वो स्टार्ट होती है आपको बता दूं मैं 2000 और 4000 के हिसाब से, 2000 और 4000। यदि आपका रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो आपका कहलाएगा लेमिनार फ्लो। यदि उसकी वैल्यू 4000 से ऊपर है तो कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और यदि वो उनके बीच में है, इस बीच में लाया कर रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा आपका बताइए, एक बार देख के बताइए सभी लोग। हमने ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है ना 2000 से कम चाहिए, किसके लिए? लेमिनार फ्लो के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, और वैसे इसका टेबल दिखा दूँ मैं आपको एक बार, मैं इरेज कर दूँ सब कुछ।
ये इसका टेबल है। जब कोई फ्लो आपका होता है तो पाइप में फ्लो के लिए आपका जो लेमिनार फ्लो होगा 2000 से कम पे होगा, 2000 से 4000 के बीच में ट्रांजिशन होगा, और 4000 से ऊपर होगा तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। और यदि आपका ओपन चैनल का फ्लो है तो ओपन चैनल में हमेशा शुरू होता है आपका 500 से कम है तो आपका लेमिनार है, 500 से 1000 के बीच में है तो ट्रांजिशन है, और 1000 से ऊपर है तो आपका टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, टुडे इज माय लास्ट क्वेश्चन, दैट इज रिएक्शन टर्बाइन्स आर यूज्ड फॉर। रिएक्शन टर्बाइन का यूज कहाँ किया जाता है? रिएक्शन टर्बाइन का यूज कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो हम लोग वैसे टेबल देखे थे पहले से, और मैं दोबारा से आपको एक टेबल दिखा देता हूँ ज़रा। रिएक्शन टर्बाइन का जो यूज करते हैं हम लोग वो हाई डिस्चार्ज के लिए किया जाता है। ठीक है, लो हेड पर हाई डिस्चार्ज के लिए किया जाता है रिएक्शन टर्बाइन का यूज। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, ठीक है। और यदि इम्पल्स टर्बाइन होता तो हाई हेड लो डिस्चार्ज होता है इसमें, और यदि हाई डिस्चार्ज और लो हेड बता रहा है तो आपका वो क्या होगा? रिएक्शन टर्बाइन होगा। ठीक है, रिएक्शन के लिए आपका ये हो गया, और यदि वो इम्पल्स होता तो इसका जस्ट अपोजिट होता। ठीक है, यदि वो इम्पल्स होता तो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फिर दिस वीडियो। और स्टूडेंट प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SSC JEE 2020। थैंक यू एवरीवन।